आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए का पार्ट 2। ठीक है, कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 जिसमें हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए किस तरह से यूज़फुल है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए किस तरह से हार्मफुल है। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं। फर्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। अब होता क्या है कि जो पैथोजेंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत तरीके से एंटर कर सकते हैं। थ्रू एयर, हम सांस लेते हैं, एयर के थ्रू भी जा सकते हैं। थ्रू वाटर, हम पानी पीते हैं, पानी के थ्रू भी जा सकते हैं। थ्रू फूड, अगर हम कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं तो उसके थ्रू भी हमारे अंदर पैथोजन जा सकते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन से भी, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू भी हेल्दी पर्सन में डिजीज जा सकती है। इन्फेक्टेड एनिमल के थ्रू भी हेल्दी पर्सन में डिजीज जा सकती है। उसके बाद है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका जूठा पानी या जूठा फूड कोई हेल्दी पर्सन खा रहा है, ठीक है, तो उसको भी वही डिजीज लग सकती है। ठीक है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन से किसी तरह का फिजिकल कांटेक्ट है तो भी हेल्दी पर्सन को डिजीज लग सकती है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, सेम रूम में हेल्दी पर्सन भी रह रहा है, ठीक है, अब ब्रीदिंग प्रोसेस दोनों में हो रही है, ब्रीदिंग प्रोसेस दोनों में हो रही है, तो एयर के थ्रू भी इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज हेल्दी पर्सन में जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह की जो डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाती है वो कहलाती है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल है कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है कॉमन कोल्ड। आप देखोगे अगर आपके फैमिली में किसी एक को भी कॉमन कोल्ड हो जाता है तो ऑलमोस्ट सभी फैमिली मेंबर्स को कोल्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब घर में रह रहे हैं तो थ्रू एयर भी हो सकते हैं। भले ही आप जूठा खाना ना खाओ, जूठा पानी मत पियो, तब भी एयर के थ्रू कोल्ड हो ही जाता है। देखो अभी हमने पढ़ा कि जो डिजीज है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंच जाती है अगर हम जूठा खाना खाएं या फिर जूठा पानी पीते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी डिजीज पहुंच जाती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। कैसे? जो इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कैरियर का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हाउस फ्लाई है, आप सभी ने हाउस फ्लाई देखी है, मक्खी देखी है, वो क्या करती है? गार्बेज पर बैठ जाती है, एनिमल का जो एक्सक्रीटा होते हैं उस पर बैठ जाती है, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका एक्सक्रीटा है उस पर भी बैठ जाती है। अब क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों पर पैथोजन्स प्रेजेंट होते हैं। जो पैथोजन हैं वो हाउस फ्लाई की बॉडी पर चिपक जाते हैं। अब वही हाउस फ्लाई अनकवर्ड फूड पर जाकर बैठ जाती है। अब घरों में भी कई बार मक्खी खाने पर बैठ जाती है, ठीक है, अनकवर्ड फूड पर बैठ जाती है, तो वो जो पैथोजन उसकी बॉडी पर चिपके हुए थे वो कहाँ पर पहुँच गए? उस फूड पर पहुँच गए। अब उस फूड को कोई हेल्दी पर्सन खाएगा तो क्या होगा? जो वो पैथोजन था उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में पहुंच गया। तो इस तरह से भी डिजीज पहुंच गई ना हेल्दी पर्सन के अंदर। अब यहाँ पर कैरियर कौन था? इंसेक्ट्स थे, ठीक है, हाउस फ्लाई थी। इसके अलावा जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है वो कैरियर होता है पैरासाइट ऑफ मलेरिया का। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि मच्छर ने काटा और मलेरिया हो गया। एक्चुअली होता क्या है, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है इसके अंदर पैरासाइट होते हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है वो कैरियर होता है पैरासाइट ऑफ डेंगू। तभी बोलते हैं अगर आपके एरिया में जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पे मॉस्किटो है तो सोते वक्त मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अपने घरों के आसपास गंदगी को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। देखो यहाँ पर ये एक टेबल बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि कौन से ह्यूमन डिजीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी भी बोलते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये एयर के थ्रू फैलती है। सेकेंड है मीजल्स, ये वायरल डिजीज है, ये भी एयर के थ्रू फैलती है। थर्ड है चिकन पॉक्स, ये भी वायरल डिजीज है, ये एयर या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू फैलती है।
फोर्थ है पोलियो, ये भी वायरल डिजीज है, ये एयर एंड वाटर के थ्रू फैलती है। फिफ्थ है कॉलेरा, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी वाटर या फूड के थ्रू फैलती है। सिक्स्थ है टाइफाइड, जो टाइफाइड है वो है बैक्टीरियल डिजीज, ये वाटर के थ्रू फैलती है। सेवंथ हेपेटाइटिस ए, ये वायरल डिजीज है, ये भी वाटर के थ्रू फैलती है। एट्थ है मलेरिया, मलेरिया का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजोआ और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है मॉस्किटो, ये मॉस्किटो के बाइट करने पर ही फैलती है। देखो ह्यूमंस में, एनिमल्स में तो डिजीज स्प्रेड होती ही होती है, साथ के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। यहाँ पर ये चार्ट है प्लांट डिजीज का, इसमें कौन सी प्लांट डिजीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। फर्स्ट है सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया की वजह से होती है और ये कंटेमिनेटेड एयर की वजह से होती है, ठीक है। सेकंड है रस्ट ऑफ व्हीट, जो रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज है ये फंजाई की वजह से होती है, ये कंटेमिनेटेड एयर और कंटेमिनेटेड सीड्स की वजह से होती है। थर्ड है येलो वेन ऑफ मोज़ोइक ऑफ भिंडी, ये वायरल डिजीज है और ये इंसेक्ट्स के थ्रू स्प्रेड होती है। उसके बाद है फूड पॉइजनिंग, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आपने रोड साइड फूड खा लिया, रोड साइड फूड खाने के बाद आपके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, आपको वॉमिटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे पूछता है आपने क्या खाया, आप बताते हो कि आपने रोड साइड फूड खाया, डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। अब फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो फूड आपने खाया उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस फूड को खराब कर दिया था, ठीक है। मगर वो फूड आपने खा लिया, अब आपके पेट के अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गया ना, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ही फिर फूड पॉइजनिंग कर दी आपके अंदर। अब क्या होता है, बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक जिनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, ठीक है, ताकि वो हमारी हेल्थ को ख़राब ना कर सकें, हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग ना कर सके। तो फूड को प्रिजर्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन्हें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड के थ्रू फूड को प्रिजर्व किया जाता है। जो मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव है वो है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। अगर आपके घर पे जैम है या फिर कोई भी पैक्ड फूड है, अगर आप उसके पीछे पढ़ोगे तो आप देखोगे उसके पीछे लिखा है कि सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है इसमें। अब ये क्या करते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, जिसकी वजह से जो पैक्ड फूड है उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है और आप उसको उसकी एक्सपायरी डेट आने तक यूज कर सकते हो। सेकंड है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है उससे भी प्रिजर्वेशन किया जा सकता है, लेकिन इससे सभी फूड का प्रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर फूड ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा तो भी हम उसे नहीं खा सकते। इससे कुछ ही चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सकता है, जैसे मीट, फिश, पिकल्स। थर्ड है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के थ्रू प्रिजर्वेशन कैसे होता है। देखो जो जैम्स होती हैं, जेलीज होती हैं, स्क्वैशेस होती हैं, इनको शुगर के थ्रू ही प्रिजर्व किया जाता है। जो जैम्स का जो कंटेंट होता है, जो भी पल्प वगैरह होता है फ्रूट्स का, उनके अंदर जब शुगर को ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद शुगर क्या करती है, वो मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देती है। जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होता है तो जो शुगर है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है, इनहिबिट कर देती है, जिससे जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाता है और हम उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। देखो आपने देखा होगा कि हमारे घरों में अचार सालों तक रखा रहता है और ख़राब नहीं होता। होता क्या है, जब हमारी मदर अचार बनाती है उस टाइम पर वो अचार में ऑयल एंड विनेगर ऐड कर देती है, जिसकी वजह से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ हो ही नहीं पाती अचार के अंदर और हमारा अचार खराब नहीं होता। फिफ्थ है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। इसको हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल से देखेंगे। क्या होता है, जब दूध वाला आपके घर पे दूध देके जाता है, उसके बाद आपकी मदर उस दूध को बॉईल कर देती है। बॉईल इसलिए करती है ताकि उसमें अगर कोई माइक्रोब है वो किल हो जाएगा बॉइलिंग से, ठीक है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे, यानी कि जब किसी चीज़ को फ्रीज कर देते हैं तब भी
जो बैक्टीरिया है या फिर कोई भी माइक्रोब है उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी जो माइक्रोब्स हैं उसकी ग्रोथ को रोका जा सकता है। उसके बाद है पॉस्चराइजेशन। अब पॉस्चराइजेशन क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा कि जो मिल्क है, मिल्क पैकेट्स में भी आता है, लेकिन वो ख़राब नहीं होता 2-3 दिन तक, ठीक है, पैकेट्स में बना रहता है मगर ख़राब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसके अंदर मिल्क पैक किया जाता है पहले उसे पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब देखो, पॉस्चराइज्ड मिल्क होता क्या है? मिल्क को पहले हीट किया 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए, ठीक है। जैसे ही 70 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क हीट हुआ, सडनली तुरंत ही उसको चिल्ड किया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है लो टेम्परेचर पे, और उसको स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। ये है पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं ना, वो किल हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो ही नहीं पाती, क्योंकि जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं ना वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। अब जो पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस थी उसको डिस्कवर्ड किया था लुईस पाश्चर ने, ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम रखा गया है पॉस्चराइजेशन। 6th है स्टोरेज एंड पैकिंग। फूड को एयर टाइट कंटेनर या पैकेट्स में स्टोर करके रखना चाहिए ताकि माइक्रोब फूड पर अटैक कर ना सके और फूड को खराब होने से बचाया जा सके। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन जनरल होता क्या है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स होती हैं। अब ये जो रूट नोड्यूल्स हैं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। ये रूट है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट है, इसमें रूट नोड्यूल्स है, इस रूट नोड्यूल के अंदर रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो ये रूट नोड्यूल्स हैं, ठीक है, ये शेल्टर प्रोवाइड कर रही है राइजोबियम बैक्टीरिया को। इन रिटर्न राइजोबियम बैक्टीरिया फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको ये रूट या ये प्लांट यूज कर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए। लास्ट में है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में यही बताया गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे अमाउंट में फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, बट प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस उस फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। कुछ फिजिकल प्रोसेस की वजह से और बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से ये फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसको प्लांट यूज़ कर लेते हैं। अब इन्हीं प्लांट्स को ह्यूमन एंड एनिमल एज ए फूड यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि जो यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है वो एनिमल एंड ह्यूमंस में भी पहुंच गई। उसके बाद क्या होता है, जो डेड एनिमल्स या फिर जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है उसमें भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है, उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब जो ये गैसियस नाइट्रोजन है ये क्या है, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है ये एज ए साइकिल ही वर्क करता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, उसके बाद यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है ये नाइट्रोजन, अगेन फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक साइकिल है, ठीक है। अगर आपको नाइट्रोजन साइकिल की फुल प्रोसेस जाननी है, उसके बारे में पढ़ना है, तो इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाई है मैंने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप देख लेना। और इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 1 है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको भी ज़रूर देखना।